हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ग्रामर 2 का पाठ हम देखने वाले हैं जिसके अंदर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य है। तो भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हम बोलने या लिखने में इस समय हम बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कि पद क्रम संबंधी नियम। पद क्रम यानी कि जो वाक्य है उसके अंदर जो शब्द होते हैं वो सही होने चाहिए, बराबर, सही क्रम में होने चाहिए। तो देखते हैं कि पहला वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। जैसे कि उदाहरण है कि जितेंद्र वो करता है, फिर कर्म यानी कि क्रिकेट, और क्रिया यानी कि वह क्रिकेट खेलने की हो रही, तो वो अंत में है। तो ये जो है वाक्य रचना है। दूसरा नियम है कि कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे कि उदाहरण है कि माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, माताजी चाकू से फल काटती हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। फिर आगे है कि कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त होते जाते हैं। जैसे कि प्रिया ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। फिर देखिए प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है कि जो उसके अंदर प्रश्नवाचक दर्शाता है वो विषय जो होता है उसके पहले होता है, उसके पहले लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण है कि अपराधी का पता चला, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं। फिर चौथा देखिए कि क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। उदाहरण है मोहन धीरे धीरे चल रहा है, बराबर। यहाँ पर बताया गया कि क्रिया चलने की हो रही है, तो जो विशेषण है वो जैसे कि चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है तो वो उसके पहले बताया गया है। फिर देखिए श्याम तेजी से दौड़ रहा है। पांचवा देखिए वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, बराबर। कि फूलों की एक माला नहीं होती है, अरे एक फूलों की माला नहीं होती बल्कि बहुत सारे फूलों की एक माला होती है, बराबर। तो छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, ये वाक्य सही होगा, यानी ऊपर का वाक्य आपका गलत है। फिर यहाँ देखिए कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती है, उसका दूध शुद्ध या अशुद्ध हो सकता है, बराबर। तो गाय का शुद्ध दूध यहाँ पर मिलता है, यह वाक्य सही बैठेगा। फिर देखिए न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है, बराबर। फिर देखिए उदाहरण, शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। सातवां देखिए आग्रह के लिए न अवयव का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जब हम आग्रह करते हैं, मतलब किसी से विनती करते हैं, तो हमें न जो होता है वो अंत में प्रयोग करना होता है। तो देखिए चलोगे ना, जैसे कि हम किसी को पूछते हैं कि आप चलने वाले हैं ना, तो वे पीछे ना लगा है, तुम भी जाओ ना। फिर देखिए अन्वय संबंधी, अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उससे लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना चाहिए, अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित हैं, तो देखते हैं। पहला है कि जब कर्ता और कर्म विभक्ति होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो देखिए माँ ने लड़की को बुलाई, बराबर, लड़की भले स्त्रीलिंग है, बराबर, लेकिन यहाँ पर देखिए सही वाक्य यह बनेगा कि माँ ने लड़की को बुलाया। फिर दूसरा है कि क्या आपने मीना को पहचानी, मीना भले स्त्रीलिंग है लेकिन क्या आपने मीना को पहचाना, यह वाक्य सही होगा। भिन्न भिन्न लिंगों को की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्षर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे कि राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। अब यहाँ पर देखिए कि राम लक्ष्मण तो पुरुषवाचक नाम है, लेकिन जानकी जो वो स्त्रीवाचक है। फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं आएगी कि राम लक्ष्मण गया या जानकी गई, ऐसा अलग नहीं होगा, बराबर। तो वो जो है वो तीनों जो है मिलकर पुल्लिंगवाचक ही बनेंगे। गाय और बैल चर रहे हैं, राजा और रानी नगर में गए। भले यहाँ पर दोनों अलग अलग वाचक हैं,
अलग अलग व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, फिर भी उसको हम पुल्लिंग वचन में ही लिखेंगे और बहुवचन में लिखेंगे। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। फिर तीसरा देखिए, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। तो देखिए उदाहरण, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। चौथा देखिए, आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। बराबर। तो जैसे कि कोई आदरार्थक व्यक्ति होते हैं, बराबर, जिनको उनको सम्मान से बुलाया जाता है, तो वो जो है वो हमेशा बहुवचन में ही आएंगे। देखिए, तो उदाहरण है कि गांधी जी महान नेता थे, भले वो एक ही हैं। पांचवा देखिए, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण देखिए, इसके आंसू रुकते ही नहीं। बराबर, आंसू भले एक ही गिरता हो लेकिन वो आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। मेरे प्राण संकट में आ गए। विवाह के शुभ समाचार मिले। लोग तो बातें बनाते रहते हैं। 6 नंबर देखिए कि प्रत्येक हर एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। तो देखिए यहाँ पर क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो इसका वाक्य सही यह बनेगा कि क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। यहाँ पे प्रत्येक शब्द इस्तेमाल किया है। बराबर। देखिए, हर एक मजदूर अफसर से मिले। हर एक मजदूर अफसर से मिले। आपके भाषण में एक एक शब्द तुले हुए थे। तो आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था, क्योंकि एक एक शब्द यानी कि पर्सनली एक एक शब्द की बात की गई, तो उसको हम बहुवचन में नहीं ले सकते हैं। फिर देखिए 7वां नियम है कि संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गलत वाक्य है कि तुम्हारी स्कूल कहाँ है। स्कूल जो है वो पुरुषवाचक नाम है, तो आएगा तुम्हारा स्कूल कहाँ है। उसी तरीके से यह मेरी कॉलेज है, तो यह मेरा कॉलेज है, यह बनेगा उसका देह दुर्बल है, नहीं उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है, ये गलत है, तो आएगा जवाब उनकी आवाज़ कोमल है। फिर 8वां देखिए, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गलत और सही वाक्य है। आज मौसम सुहावनी है। आज मौसम सुहावना है। आजकल कपास महंगा है, तो आजकल कपास महंगी है। उसका नाक लंबा है, नहीं उसकी नाक लंबी है। बराबर। फिर 9वां नियम देखिए कि संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मेरी आम सड़ी हुई है, नहीं मेरा आम सड़ा हुआ है। मतलब आम जो है वो पुल्लिंग वाचक शब्द है, इसलिए हम मेरी की जगह पे मेरा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। तुमने झूठ क्यों बोली, तुमने झूठ क्यों बोला। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। फिर 10वां नियम देखिए कि संज्ञा के लिए अनुसार ही लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति यानी कि की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, परमात्मा का महिमा अपार है, नहीं बल्कि परमात्मा की महिमा अपार है। तो इस तरीके से जो है वो संज्ञा के जो है वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाचक के अनुसार हम का या की का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आपको अन्य नियम भी यहाँ पर दिए हैं। देखिए, विभक्ति संबंधी नियम। तो विभक्ति यहाँ पर देखिए, यह उसकी जगह पे आएगा इस, ये की जगह पे आएगा इन, वह तो उस, वे तो उन, कौन तो किस या किन, जो तो जिस या दिन, कोई, किस या किन। उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिए गए, उनका आपको अभ्यास करना है। दूसरा नियम देखते हैं, शब्दों का उचित प्रयोग। शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर शब्दों का उचित प्रयोग, शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं। देखिए कि हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये वाक्य गलत है, उसकी जगह पर हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये वाक्य सही आएगा।
तब शुश्रूषा रोगी की जाती है। माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे शब्दों का भी हमें ध्यान होना चाहिए। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, नहीं, इस समय उनकी आयु, उसकी जगह पर हमें इस्तेमाल करना है उम्र 70 वर्ष की है। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं, बराबर, यानी कि वर्ष पूरा हो जाता है तब। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, गलत। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र हाथ से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जिसको अस्त्र कहा आता है, जबकि तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है। आगे देखिए, दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा, गलत। इसके बावजूद वह आता जाता रहा, बावजूद, उसके बाद भी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। फिर देखिए, शब्द का निरर्थक प्रयोग भी नहीं करना चाहिए कि जिसका अर्थ ना हो। एक ही भाव के दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जैसे कि है मात्र केवल छात्रों के लिए, यानी कि मात्र और केवल दोनों हमें यूज़ करना नहीं, उपयोग करना नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर आपको और भी उदाहरण कुछ दिए हैं कि उसके मुंह से फूल गिरते हैं, यह वाक्य अशुद्ध है, तो वाक्य बनेगा उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। दूसरा उदाहरण भी आपको दिया गया है, बराबर। इसके अनुसार आपको समझकर नीचे के स्वाध्याय को पूर्ण करना है, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।